जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2026 1 जनवरी से क्या क्या नियम में बदलाव होने वाले हैं। अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है या फिर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या पर्सनल लोन आपका डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो आरबीआई के कौन कौन से नियम हैं जो 2026 से चेंज होने वाले हैं, और ये नियम आपको पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं सभी टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि आरबीआई की कौन कौन सी गाइडलाइंस जो चेंज होगी और कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो नई लागू होने वाली है। तो सभी लोग जिन्होंने लोन ऑलरेडी ले रखा है या जो फ्यूचर में लोन लेंगे, उन सभी लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो वो ध्यान से इस चीज़ को और इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें न्यू पर्सनल लोन लेना है। अगर किसी भी को भी नया पर्सनल लोन कहीं से अगर आपको लेना है, तो इसमें जो नया आपको रूल आने वाला है वो ये है कि जो आपकी रेशियो होगी इनकम की, उसका 50% से ज़्यादा का ईएमआई नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपये है और आपके पहले से ही 2 लोन चल रहे हैं जिसकी ईएमआई 10-10 हज़ार रुपये की है। अब इन दोनों लोन की ईएमआई ऑलरेडी आप दे रहे हैं और फिर तीसरा अगर आप लोन अप्लाई करते हैं जिसकी ईएमआई 10,000 रुपये की है, तो वो लोन आपको नहीं मिलेगा। टोटल जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका 50% से ज़्यादा आप ईएमआई पे नहीं करेंगे और ना ही इससे ज़्यादा का लोन कोई बैंक देगी। अगर बैंक देती है तो फिर यहाँ पे बैंक को फॉल्टी माना जाएगा कि बैंक ने आखिर इस चीज़ को वेरीफाई क्यों नहीं किया कि 50% इनकम से ज़्यादा उसने लोन प्रोवाइड किया। ये सबसे पहला नियम में बदलाव होने वाला है। जो दूसरा नियम में बदलाव है वो क्या है, जो क्रेडिट रिपोर्ट है अभी हर महीने अपडेट होती है। आपको भी देखने के लिए मिलेगा कि हर महीने क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट होती है, लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद से ये नियम भी चेंज हो जाएगा। आपको आपकी क्रेडिट रिपोर्ट हर 15-15 दिन पे अपडेट मिलेगी और जितने भी बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं उनको 15 दिन के अंदर में क्रेडिट में रिपोर्ट करना पड़ेगा लोन के रिगार्डिंग। अगर आप लोन क्लोज करते हैं, लोन पेमेंट करते हैं, लोन मिस करते हैं, तो 15 दिन के अंदर में ये अपडेट होगा। पहले ये 1 महीने था, लेकिन अब इसे 15 दिन कर दिया गया है। और थर्ड है कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का जो चेकिंग है उसमें काफ़ी लंबे समय तक आपको वेट करना पड़ता था लोन के रिगार्डिंग। वो वेट अब ख़त्म हो जाएगा, तुरंत में ही वेरीफाई करके आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये तो उनके लिए डिटेल्स थे जिनको फ्यूचर में लोन लेना है। अब बात ये करते हैं कि जो लोन ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए क्या क्या नई डिटेल्स है। हो सकता है इसमें से काफ़ी आपको पहले से पता हो और पहले ना पता हो। आपको ये चीज़ मैं बता दूं, जो पेनल्टी का रेशियो है वो कितना हो सकता है, फ़ाइन चार्जेस सारा मिला के। देखिए बहुत सारे बैंक्स क्या करती है कि पेनल्टी फ़ाइन चार्जेस को एक तरीके से अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेती है, जबकि ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए था। इतनी ही पेनल्टी लगनी चाहिए थी जितनी कि कस्टमर पहले ही लोन नहीं दे पा रहा है, उस पर आप पेनल्टी ऐड करते रहिएगा। अमाउंट बढ़ता जाएगा। जब अमाउंट आप वो आदमी 1 लाख नहीं दे रहा है, आप उसको 1.5 लाख बना देंगे तो वो कैसे देगा? ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। तो यही चीज़ को अब वो बदला जाएगा। जो पेनल्टी है वो आपको साल का जो पहले इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसके अबव ऐड करके 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान ही लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है जिस पे पहले से ही 18% का आप इंटरेस्ट रेट भर रहे थे, तो पेनल्टीज़ वगैरह जितनी भी ऐड होगी वो लगा के 1 साल का 40% से ज़्यादा का अमाउंट वो आपसे वसूल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 18% का ऐड करते हैं तो 18,000 रुपये ये आते हैं, और सेकेंड में जो पेनल्टीज़ वगैरह का ऐड करते हैं तो लगभग आपको 22% के आसपास ये निकल रहा है। तो यानी कि जो टोटल आपका इंटरेस्ट रेट होगा और प्लस फाइन की पेनल्टी मिला के साल का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी बैंक्स क्या करती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या करती हैं कि आपके लोन को डबल कर देती है, आपका जो अमाउंट है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, जिससे कि आपको पेमेंट करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेकर। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी आपको लेंडर्स है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ना ही रिकवरी के प्रोसेस में और ना ही किन्हीं और चीज़ों में।
अभी ये ट्रांसपेरेंसी का सिलसिला धीरे धीरे करके अब आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। काफ़ी कंपनीज ये मैसेज पहले ही कर रही है कि उन्होंने किन किन कंपनी को ऑथोराइज़ किया है लोन के रिकवरी के लिए। पहले ये सारी जानकारी कभी भी बोरोवर को नहीं देते थे, हमेशा रैंडमली कॉल आता था, हेलो आपका लोन ऐसे डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ से ये बोल रहा हूँ, वहाँ से वो बोल रहा हूँ। और जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है वो बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं कर पाता कि भाई सच में ये बंदा बैंक का ही रिकवरी एजेंट ऑथराइज है या फिर कोई दूसरा है, क्योंकि ना ही बैंक की तरफ से कोई मैसेज आता आपको कि आपके किस किस को ऑथोराइज़ किया गया है, कौन कौन कॉल कर रहा है। तो अब से ऐसा बंद हो जाएगा, सिर्फ ऑथोराइज लोग ही आपको कॉल कर पाएंगे, बाकी कोई भी अननोन पर्सन कॉल नहीं कर सकता। जो भी आपको कॉल करेगा उसकी डिटेल्स आपके पास पहले ही बैंक्स भेजेंगी या उस एजेंसी का नाम भेजेगी जिस एजेंसी से आपको कॉल्स आने वाली है, और प्लस उसका एड्रेस कहाँ का है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि जो एजेंसी है वो अगर मिसबिहेव करती है तो उसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि उसको फाइन और पेनल्टी भरनी पड़े, ना कि बैंक को। अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये ट्रांसपेरेंट वाला नया रूल आया है, जो कि बिल्कुल सही है कस्टमर्स के लिए या बोरोवर्स के लिए, कि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई कौन सी रिकवरी एजेंसी है जिनके हाथ में उनका केस चल रहा है और जो उनको कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर लोग कॉल करते हैं तो फिर उनको मान्य नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट इसके अलावा बात कर लेते हैं जो रिकवरी एजेंट का विजिट है उसके रिगार्डिंग। तो रिकवरी एजेंट का विजिट है उसमें आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि DRA का लाइसेंस चाहिए है, ID कार्ड चाहिए है, उनकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, साथ में ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए जो अभी तक फॉलो नहीं हो रही थी, बहुत सारे बैंक्स इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। अब 1 जनवरी 2026 के बाद से इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोताही होगी। बहुत सारे बैंक है जो अभी भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। ऑथराइजेशन लेटर के बारे में रिकवरी एजेंट्स को नहीं पता होता है, DRA लाइसेंस क्या होता है ये रिकवरी एजेंट्स को नहीं पता होता है, क्योंकि मेनली जितने भी विलेजेस वगैरह के एरिया है, गांव के और शहरी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पे लोन रिकवरी के लिए जो लोग जाते हैं वो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल होते हैं और अनएथिकल तरीके से रिकवरी करते हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं, एथिकल लोग होते हैं, वो रिकवरी एजेंट्स वगैरह का जॉब कभी भी चूज़ नहीं करते। यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि इंडिया के अंदर में यानी कि बहुत ज़्यादा ही अनएथिकल रिकवरी होती है, गलत तरीके से रिकवरी देखने के लिए मिलती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट का एसेस को लेकर नया रूल नहीं आया है, मुझे लगा था इसको लेकर भी नया नियम निकल सकता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट का एसेस है जो बैंक्स और ऐप्स के पास नहीं होना चाहिए। इसको लेके कुछ भी अभी नई अपडेट नहीं आई है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2026 से पहले इसको लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट देखने के लिए मिले। और अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि RBI और बाकी जितनी अथॉरिटीज़ है उन तक ये चीज़ें पहुँच सके कि आपको क्या करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट का एसेस नहीं देना है किसी भी बैंक को या फिर किसी भी ऐप को। इस चीज़ को लेकर आप एक सख्त गाइडलाइंस बना दीजिए ताकि कोई भी बैंक इस तरीके की हरकत ना करे कि किसी के कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके उनको परेशान करने की कोशिश करे या फिर जो व्यक्ति है उसको डिप्रेशन में डाल दे कॉन्टैक्ट्स वगैरह पे कॉल करके। इसको लेके ऑलरेडी 2023 में लास्ट अपडेट आया था, उसके बाद से अभी तक कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आया है और मैं चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द अपडेट आए। ये सारी बातें हमने कर ली है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा एक और वीडियो सिविल स्कोर के ऊपर बहुत ही जल्द आने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग ज़रूर वॉच करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।